वैसे तो हम सब लोगों को माइंडफुलनेस के बारे में बहुत अच्छा से एक्सपोजर है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन चूंकि इस बुक का इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए इसको हम सब साथ में मिलके करेंगे। तो मेरे ख्याल से और कुछ पार्टिसिपेंट्स आने वाले थे, अब तक नहीं आए हैं, तो हम इसको शुरू कर देते हैं। बिकॉज हमारा ये जूम का फ्री वाला स्लॉट है जो कि 40 मिनट्स के लिए है। 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट होंगे। उसके बाद भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप उसी लिंक को क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करें, 5 मिनट का गैप देके, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो मैं जल्दी से थोड़ा जो माइंडफुलनेस के बारे में है वो मैं पीपीटी में कुछ पॉइंट्स मैंने बुक से उठा करके डाला हुआ है, तो मैं उसको शेयर करूंगा, फिर थोड़ा हल्का हम उसके ऊपर बात भी करेंगे। तो इस सेशन का नाम हमने दिया हुआ है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, स्पिरिचुअल काउंसलर टीम मीट एंड डिस्कशंस। तो माइंडफुलनेस हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है, लेकिन मैं इस चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं चाहूंगा कि हम इस टर्म को समझें कि व्हाट इज माइंडलेस। क्योंकि माइंडलेस हम लोग अपना लाइफ माइंडलेस हो करके ही गुजारते हैं। हर मोमेंट हम माइंडलेस होते हैं। तो ये माइंडलेस क्या है, इसके बारे में जो ऑथर हैं जिन्होंने अपने बुक में लिखा है वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड, जोन आउट और स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर डेली लाइफ बीइंग अनमाइंडफुल और रनिंग ऑन ऑटो पायलट। तो ऑथर कहते हैं कि हम ज्यादातर अपने लाइफ को, ज्यादातर हिस्से को हम अपने ऑटो पायलट मोड में हम अपने लाइफ को जीते हैं। एंड एज ए रिजल्ट they then get lost, anxious and frustrated when a situation doesn't happen as they expect to it। तो कहते हैं ना, जैसे ही सिचुएशन हमारे खिलाफ हुआ, जब तक हमारे फेवर में हो रहा है हम बिल्कुल ठीक ठाक है, बट जैसे ही सिचुएशन हमारे खिलाफ हो जाता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, हम लॉस्ट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं सिचुएशंस को देख करके। सो ऑथर ने यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है। हियर आर सम कॉमन वेज इन विच all of us have experienced being unmindful। तो हम कैसे unmindful रहते हैं उसके बारे में ऑथर ने करीब 10-12 इवेंट को उन्होंने लिस्ट डाउन किया है। मैंने यहाँ कुछ इवेंट को यहाँ पे लिखा है जो कि मैं बोलूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इन सब एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। तो पहला वो कहते हैं, while driving or traveling you don't remember the experience or which road you took। ऐसा होता है ना, हम जब ड्राइव करते हैं तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हम कौन से रोड से ट्रैवल किया हमने। ऐसा हम सबके साथ होता है। दूसरा ये कहते हैं, while having a conversation you suddenly realize that you don't know what the other person is talking about। ये बहुत कॉमन है। आप कभी भी सोसाइटी में, कभी भी ग्रुप में देखेंगे कि कई लोगों का ये आदत होता है, ज्यादातर लोगों का ये आदत होता है कि बातचीत के दौरान यू सडनली रियलाइज दैट यू डोंट नो व्हाट द सामने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने क्या बात किया, उसको आप कैच नहीं कर पाते। मीन्स आपका जो अटेंशन होना चाहिए, लिसनिंग, जो आपका लिसनिंग का कैपेसिटी होना चाहिए वो आप अपने दे नहीं पाते हो। फिर वो कहते हैं, while having a conversation you already thinking about what you are going to say next before the other person has even stopped speaking। ऐसा होता है ना, ऐसा बहुत होता है। while having conversation you already thinking about what you are going to say। हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मेरे को ये बोलना है, बट हम सुनते ही नहीं है कि सामने वाले ने क्या बोला है ना। ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि उसके मन में कुछ चल रहा है, लोगों के मन में कुछ चल रहा है कि मेरे को फलना चीज बोलना है, और जैसे ही वो अपना बात खत्म करने वाला होता है वो इंसान बोल जाता है।
फिर वो कहते हैं while reading you suddenly realize that you have been thinking about something else and have no idea what you just read. तो ये जब आप कभी किताब पढ़ेंगे ना तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि किताब हम पढ़ते रहते हैं, कुछ सेंटेंस पढ़ गए और हमें पता ही नहीं लगा कि हमने क्या पढ़ा है. And while walking into a room you suddenly forget what you come to get. ऐसा होता है ना, हम कई बार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं ये सोच के कि कुछ लाना है, बट द मोमेंट वी रीच देयर, वी रीच इन दैट रूम, हम भूल जाते हैं कि क्या करने के लिए आए हैं. ऐसा ही हाउस वाइफ्स के साथ ज्यादा होता है. तो ये कुछ एक्सरसाइज. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सा कॉमन है. ये ऑथर ने बहुत कॉमन चीजों को यहाँ पे इन्होंने अपने बुक में लिस्ट डाउन किया. इसको उन्होंने माइंडलेस एक्सरसाइज कहा है. तो वो कहते हैं कि बीइंग अनमाइंडफुल कैन ऑफन हैव ए डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन देयर लाइफ. उनका एक्सपीरियंस है कि अगर आप अनमाइंडफुल हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकता है. और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, एग्जाम्पल ऑफ ली. तो ली का एग्जाम्पल मैं थोड़ा वैसे बता दो, बहुत हल्के में बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. वो कहते हैं कि एक ली नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि ऑफिस में हैं, ऑफिस में काम करते हैं, और वो उनके मन में चलता है कि सब लोग, ऑफिस में जितने भी लोग काम कर रहे हो सब मेरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, दे डोंट लाइक मी, ऐसा उनके मन में है. तो होता क्या है कि एक ऑफिस में उनके कॉलीग ने नया ज्वाइन किया है, ऐसा बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं जस्ट उसी को कोट कर रहा हूँ. तो उनके ऑफिस में एक कॉलीग ने ज्वाइन किया है और उस कॉलीग ने उनके साथ बात करके एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की कि ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो एक आइडिया लेने की कोशिश की. तो बैठ करके कहीं वो बात करने के लिए बैठे तो ली के मन में चलने लगा वो सेल्फ टॉक जो है, निगेटिव सेल्फ टॉक, कि मैं बुरा हूँ, मेरे से सब लोग नफरत करता है, मेरे को कोई प्रेम नहीं करता, इत्यादि इत्यादि. तरह तरह का जो सेल्फ टॉक है उनके मन में चलता रहता है. तो जो नए कॉलीग उनके साथ आए हैं वो चाहते थे कि इनसे बात करके थोड़ा घुल मिल जाऊं और ऑफिस के एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से समझ लूं. बट चूंकि उनके मन में निगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा चलता रहता है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ कोई कैसे इतने अच्छे तरीके से बात कर सकता है, मेरे को कैसे कोई ऑफर कर सकता है मेरे साथ बैठने के लिए, ये उनका एक परसेप्शन था. तो जो एक नया कॉलीग है वो, उनको लगा कि ये इंसान बात कर ही नहीं रहा है, ये तो इसके अंदर अपने आप सेल्फ टॉक कर रहा है ये. तो वो ज्यादा उसके साथ बात ना करके वहां से वो चली जाती है. तो इससे क्या नुकसान हुआ कि वो जो इंसान है जिसके मन में एक सेल्फ टॉक चल रहा है जो कि निगेटिव है, यहाँ पे उसके पास सिचुएशन है कि अपने फ्रेंडशिप को डेवलप कर सके, प्रेजेंट मोमेंट में रह करके अपने फ्रेंडशिप को डेवलप कर सके, वो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर जाता है. तो ये एग्जाम्पल इस बुक में मेंशन किया हुआ है. तो दिस इज व्हाट इज द माइंडलेस एक्टिविटीज. तो माइंडफुलनेस के बारे में जो चैप्टर 1 है ये कहता है कि माइंडफुलनेस आल्सो नोन एज मेडिटेशन, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि माइंडफुलनेस इज ए टाइप ऑफ मेडिटेशन. जैसा कि हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, सिमिलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी है. इज ए वैल्यूएबल स्किल दैट हैज बीन टॉट फॉर थाउजेंड. अच्छा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट प्रैक्टिस्ड. माइंडफुल मेडिटेशन जो है ये दुनिया भर में प्रैक्टिस किए जाने वाला सिंगल मेडिटेशन है जिसमें कि सबसे ज्यादा लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं. और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर रिलीजन, अक्रॉस द रिलीजन, ये चाहे मुस्लिम्स हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर रिलीजन में इस माइंडफुलनेस मेडिटेशंस को प्रैक्टिस किया जाता है. और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है. दैट इज व्हाई द ऑथर हैज इंक्लूडेड, ऑथर ने इस चैप्टर को एक्सक्लूसिवली इंक्लूड किया है डिटेल्ड में. So studies have shown mindful skills to be effective at reducing the odds of having another major depressive episode, reducing symptoms of anxiety. तो बेनिफिट के बारे में बता रहे हैं कि रिड्यूसिंग जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है,
रिड्यूसिंग क्रॉनिक पेन, डिक्रीजिंग बिंज ईटिंग, ईटिंग का भी हैबिट होता है ना, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसको भी डिक्रीज करता है। इंक्रीजिंग टॉलरेंस, ये टॉलरेंस के स्किल को मतलब सहनशीलता को बढ़ाता है। इंक्रीजिंग रिलैक्सेशन, अगर हम माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं तो हमारा रिलैक्सेशन, जो हमारे रिलैक्सेशन का कैपेसिटी है वो इंक्रीज होता है। और ये पूरी तरीके से डिफिकल्ट लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। As a result of finding like these, mindfulness is considered one of the most core skill in dialectical behavior therapy, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। Now consider what happening to you right now, जैसा कि हम सब लोग mindfulness के बारे में ये बता रहे हैं कि what is that, क्योंकि इसको word by word उन्होंने लिखा है कि you are probably sitting somewhere, जैसे अभी हम बैठे हैं, reading these words, हम अभी इस words को पढ़ रहे हैं, but at the same time you are also breathing, listening to the sound around you, noticing what the book feel like, noticing the weight of your body resting on the chair, and maybe you are even thinking about something else. It is also possible that you are aware of your emotional and physical state of being happy, sad, tired, or excited. Maybe you are even aware of your bodily sensations such as your heart beating or the rising and falling of your chest as you breathe. तो ये सब चीजें हो रहा है, बट क्या क्या हो रहा है, हम हो सकता है कि कई चीजें सोच रहे होंगे, हमारे फिजिकल सेंसेशंस हो रहे होंगे, हम हमारा जो फिजिकल स्टेट है हो सकता है खुश हैं, हम उदास हैं, टायर्ड हैं, एक्साइटेड हैं, इस तरीके का कई चीजें हमारे पास हो रहा है। तो यू माइट इवन बी डूइंग समथिंग दैट यू आर कंप्लीटली अनअवेयर। ऐसा होता है ना, हम अभी बात भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बट हम अभी और भी कई चीजें जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट हो रही हैं, हम उसके बारे में अनअवेयर हैं, वी आर नॉट अवेयर। आगे आगे कहते हैं कि द ट्रूथ इज नो वन इज 100% माइंडफुल एट ऑल द टाइम। ये संभव है कि हम माइंडफुल 100% हमेशा नहीं रह सकते, जो कि नेचुरल है। ये हमारा ब्रेन का नेचुरल फंक्शनिंग है। ये हमारा ब्रेन का नेचुरल फंक्शनिंग है कि हम 100% माइंडफुल हर समय नहीं रह सकते। बट द मोर माइंडफुल यू लर्न टू बी, द मोर कंट्रोल यू हैव ऑफ योर लाइफ। तो ऑथर कहते हैं कि आप जितना माइंडफुल रहेंगे अपने हर मोमेंट पे, हर पल पे, आप अपने लाइफ को उतना बढ़िया कंट्रोल कर पाएंगे। आगे कहते हैं टाइम नेवर स्टैंड। अच्छा, ये क्यों, ये इस पैरा में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमें जरूरी है कि हम हर पल माइंडफुल रहें। तो इसको मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सो टाइम नेवर स्टैंड स्टिल एंड ईच सेकेंड ऑफ योर लाइफ इज डिफरेंट। ये देखिए कितना बहुत बड़ा ये बात है बेसिकली, और हम इन सब चीज को अगर रियलाइज करेंगे तो ऑथर कहते हैं कि ईच सेकेंड ऑफ आवर लाइफ इज डिफरेंट। अभी जो पल गुजरा और अभी जो पल है, ये दोनों में डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ दिस it's important that you learn to be aware in each present moment. By the time you finish reading the sentence, the moment that you started reading it is gone, and your present moment is now different. In fact, you are now different. अच्छा, आगे कहते हैं इसका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है, वो कहते हैं द सेल ऑफ योर बॉडी आर कॉन्स्टेंटली डाइंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड। हमें पता है कि हमारे बॉडी के 10 मिलियन सेल पर मिनट, आप गौर करेंगे, आप रिसर्च गूगल करके देख भी सकते हैं, हमारे बॉडी के पर मिनट करीब 10 मिलियन सेल्स हमारे बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसके जगह पे एक नया सेल्स आ जाता है। constantly dying and being replaced. So physically you are different at every moment. So that is why वो कह रहे हैं ना ऊपर में कि each moment you are different. Why? Because आपके बॉडी का जो सेल है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सेल्स है, टिश्यूज है, फिर ऑर्गन्स है। तो जो सबसे निचला जो स्तर है वो सेल है। वो कहते हैं कि हर मोमेंट आपके सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है और उसके जगह पे एक नया सेल आ रहा है। दैट इज वाई यू आर डिफरेंट एट एवरी मोमेंट।
आगे कहते हैं योर थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशन एंड एक्शन आर नेवर एग्जैक्टली द सेम इन एवरी सिचुएशन, so they are different too. For these reasons it's important that you learn to be mindful of how your experience changes in each individual moment of your life. तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि why we need to be mindful at every moment. So mindful is the ability. अब इसको वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफाइन किया है इनफैक्ट. So the mindful is the ability to be aware of your thoughts, emotion, physical sensation and action in the present moment without judging or criticizing yourself or your experience. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट जजिंग और क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि जब आप जज और क्रिटिसाइज करने लगेंगे अपने थॉट इमोशंस को ना, तो आप उसमें उलझ जाएंगे, फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाएंगे. इसको मैं एक बार और रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंडफुलनेस इज द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस, फिजिकल सेंसेशन एंड एक्शन in the present moment without judging or criticizing yourself or your experience. ओके, बेनिफिट्स के बारे में ऑथर ने बताया है कि हाउ माइंडफुलनेस इज बेनिफिशियल. हाउ माइंडफुलनेस इज बेनिफिशियल. तो ऑथर कहते हैं माइंडफुलनेस स्किल विल हेल्प यू फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड बाय डूइंग दिस यू कैन बेटर कंट्रोल एंड सूद योर ओवरवेलमिंग इमोशंस. तो जब भी हमारा इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाता है तो ऑथर के मुताबिक यू मस्ट डेवलप योर माइंडफुलनेस स्किल, एंड दैट will help you focus on one thing at a time in the present moment. अच्छा, ये प्रेजेंट मोमेंट का जिक्र हर समय होता है, तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा. प्रेजेंट मोमेंट का क्या मतलब है? प्रेजेंट मोमेंट का मतलब तो यह है कि जैसे ही जो मोमेंट है वही प्रेजेंट है. तो आप लोग अगर मेरे ख्याल से ये सब कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि जो टाइम जो होता है ना, टाइम एक इल्यूजन है. कितने लोग एग्री करते हैं कि टाइम इल्यूजन है? टाइम जो है ना, जैसे कि हम कहते हैं ना, टाइम को क्लासिफाई किया हुआ है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन एक्चुअली में जो टाइम होता है ना, वो जो प्रेजेंट मोमेंट है वही टाइम है. वो पास्ट और फ्यूचर कोई टाइम होता नहीं है. ये हमारा मेमोरी का हिस्सा है. ये हमारे ना मेमोरी का हिस्सा, यानी हमारे कॉग्निटिव जो कैपेसिटी है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग है हमारे ब्रेन का, उसका हिस्सा है. तो इसीलिए कई फिजिक्स में ऐसा रिसर्च है जिसमें वो कहते हैं कि टाइम इज ए इल्यूजन, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर. टाइम इज नाउ, दैट्स इट. सुना है किसी ने? All right. So the next benefit says mindfulness will help you. Okay, mindfulness will help you learn to identify and separate judgmental thoughts from your experience. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके जो, क्योंकि हम हर जैसे ही हमारे मन में थॉट आता है ना, हम उसके साथ उलझ जाते हैं, हम उसका जजमेंट दे देते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं. तो ये माइंडफुलनेस एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा थॉट हमारा जजमेंटल हो रहा है. दीज जजमेंटल थॉट्स ऑफन फ्यूल योर ओवरवेलमिंग इमोशन. तो जैसा मैंने कहा कि जैसे ही आप अपने मन में थॉट क्रिएट करके जजमेंटल होते हैं ना, तो आप फिर उलझ जाएंगे इमोशंस के साथ. तो माइंडफुलनेस आपको इसमें भी हेल्प करेगा. तीसरा पॉइंट कहता है कि माइंडफुलनेस विल हेल्प यू टू डेवलप ए स्किल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कॉल्ड वाइज माइंड. एक टर्म इन्होंने दिया हुआ है, वाइज माइंड. वाइज माइंड क्या है? वाइज माइंड इज नथिंग बट द एबिलिटी टू मेक
healthy decision about your life based on both your rational thoughts and your emotion. Wise mind is a decision making process that balances the reasoning of your thoughts with the needs of your emotions, and it is the skill that will be discussed further in the chapter 4 में. इनको इस टर्म को इन्होंने चैप्टर 4 में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ याद रखेंगे वाइड माइंड इज नथिंग बट योर इंटेलेक्ट. जैसे कि हमारे यहाँ बाबा कहते हैं ना कि आपकी बुद्धि जितनी शार्प होगी उतना बढ़िया होगा आपका लाइफ, है ना. तो वाइज माइंड वही है, इसी को मैं रिलेट कर पाया. माइंडलेस एक्सरसाइज हम जी सर पीछे जाओ, पीछे 3 नंबर का जो लिखा है ऑथर का नाम, बाद में 1993, ये क्या है, ये क्या है वो? हाँ, ये ना बेसिकली लाइनहान, इनको अगर मैं सही ढंग से प्रोनाउंस करूं तो लाइनहान इज द ऑथर. इन्होंने बुक लिखा हुआ है, डीबीटी का बुक जो है ना, इन्होंने ही लिखा है और 1993 में लिखा है. ए और बी टर्म अलग अलग दिया हुआ है कुछ उनका हिसाब से, जैसे वर्जन होते हैं ना बुक्स के, वो चीजें हैं. जी जी, ओके. मार्शल लाइन है ना. हाँ, तो माइंडफुल, देखो माइंडफुल एक्सरसाइज कई हैं, कई तरीके का एक्सरसाइज के बारे में ऑथर ने जिक्र किया हुआ है. तो इस बुक में उन्होंने 10 इंपॉर्टेंट माइंडफुलनेस एक्सरसाइज के बारे में बात किया है. उसमें वो कहते हैं फोकस ऑन सिंगल मिनट, दूसरा कहते हैं फोकस ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट, तीसरा बैंड ऑफ लाइट, चौथा कहते हैं इनर आउटर एक्सपीरियंसेस, पांचवा है रिकॉर्ड 3 मिनट्स ऑफ थॉट्स. ये सारे एक्सरसाइज हैं जिसका कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड स्टेप्स बुक के अंदर दिया हुआ है. हम अभी इसमें से 1-2 एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि हम समझ पाए. छठा वो कहते हैं थॉट्स डिफ्यूजन, सातवां वो कहते हैं डिस्क्राइब योर इमोशन, इमोशंस को डिस्क्राइब कीजिए, उसका लिस्ट उन्होंने बुक में दिया हुआ है. आठवां वो कहते हैं फोकस शिफ्टिंग, फोकस शिफ्टिंग. 9th है उनका माइंडफुल ब्रीदिंग. 10 है माइंडफुल अवेयरनेस ऑफ इमोशंस. तो इस 10 एक्सरसाइज में से हम लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जरूर 2-1 जरूर किया हुआ है. हम सब लोग इसका प्रैक्टिस करते रहे हैं. तो जो नया और इम्पोर्टेंट बात है ये कि 10 का 10 मेडिटेशन का हमें तरीका पता होना चाहिए. इसमें कमेंट्री भी है. उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप चाहें तो कमेंट्री को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके आप मोबाइल में डाल करके आप सुन सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं कैसे करना है. तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कहते हैं फोकस ऑन ए सिंगल मिनट एक्सरसाइज. इसमें वो क्या कहते हैं कि मेनी पीपल फील दैट टाइम गोज बाय वेरी क्विकली. कई लोग होता है ना, वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है. एज ए रिजल्ट दे आर ऑलवेज इन रश. और वो लोग चूंकि वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमेशा वो जल्दी में रहते हैं, जल्दी में रह करके कोई काम करना चाहते हैं. एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दे हैव टू डू और द नेक्स्ट थिंग दैट कुड गो रॉन्ग. ऐसा उनके मन में चलता रहता है कि या तो मेरे को ये काम करना है या फिर दूसरा काम गड़बड़ हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली दिस जस्ट मेक्स देम मोर अनमाइंडफुल ऑफ what they are doing in the present moment. तो जैसा हमने अनमाइंडफुल में एक्सरसाइज किया वही चीज यहाँ पे वो बता रहे थे. अदर पीपल फील दैट टाइम गोज वेरी स्लोली. अच्छा, दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो कहते हैं टाइम बड़ा स्लो जा रहा है. एंड एज ए रिजल्ट दे फील लाइक दे हैव मोर टाइम देन दे एक्चुअली डू एंड दे फ्रीक्वेंटली फाइंड देमसेल्फ रनिंग लेट. ऐसा भी होता है ना. This simple exercise will help you become more mindful of how quickly or slowly time actually does go by. तो 2 तरीके के लोगों के बारे में इन्होंने जिक्र किया था. एक कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो हमेशा जल्दी में होता है, यानी कि टाइप ए पर्सनालिटी, हमेशा वो भागता रहेगा. और दूसरे तरीके का जो लोग है वो कहते हैं कि उसके पास हमेशा टाइम होता है और हमेशा वो स्लो भी हो जाता है और काम भी ढंग से और सही समय पे नहीं कर पाता. तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज बताया है कि फोकस ऑन ए सिंगल मिनट. तो क्या तरीका है? टू बिगिन दिस एक्सरसाइज फाइंड ए कंफर्टेबल प्लेस टू सिट इन ए रूम,
where you won't be disturbed for a few minutes and turn off your distracting sound. Begin timing yourself with your watch or stop watch. इसके लिए आपको एक वॉच चाहिए, आप एक मोबाइल में भी अपना स्टॉप वॉच लगा करके कर सकते हैं. देन विदाउट काउंटिंग द सेकंड और लुकिंग एट द वॉच, मतलब आपको 1 मिनट ये करना है बट आपको घड़ी की तरफ नहीं देखना है. यू सिंपली सिट डाउन वेयर एवर यू आर. व्हेन यू थिंक दैट 1 मिनट हैज पास्ड, और जब आपको लगे, आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 मिनट हो गया. When 1 minute is passed, check the watch again or stop the timer. Note how much time really has passed. तो कहते हैं 1 मिनट का एक्सरसाइज है, आपको सिंपली 1 मिनट के एक्सरसाइज में चुपचाप बैठ जाना है. ठीक है, तो हम करें इस चीज को, 1 मिनट वाला एक्सरसाइज. यस यस. तो हम 1 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं. हम सिंपली फोकस करते हैं 1 मिनट पे. भाई स्टॉप वॉच भी लगाना? नहीं, अभी तो आप लगाएंगे, आप करेंगे ना तो आप करिएगा, बट यहाँ पे आप, मैं बताऊंगा 1 मिनट हो गया तो मैं वो करूंगा. आप सिंपली अपने आप के ऊपर फोकस कर लीजिए. ऑल राइट. इसमें इस एक्सरसाइज का जो खास बात है ना, ये है कि आपको, वैसे तो कहते हैं फोकस 1 मिनट, लेकिन आप 1 मिनट की तरफ नहीं जाएं. इसमें आपको क्या फायदा होगा इस एक्सरसाइज को करने से, कि आप, जो लोग हमेशा जल्दी में होते हैं या जो लोग स्लो होते हैं, उनके लिए है. तो आप जब 1 मिनट पर फोकस करेंगे तो आप, अगर आप जल्दी वाले हैं तो आप 1 मिनट के अंदर ही आप बंद कर देंगे. अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो आपका 1 मिनट से ऊपर भी जा सकता है. तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को स्टिलनेस, देखिए मेडिटेशन में ना स्टिलनेस बहुत जरूरी है कि नहीं. अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं और आपका बॉडी हिलता रहेगा ना, तो वो मेडिटेशन आपका कभी सक्सेस नहीं होगा, आप 1 मिनट भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे. तो स्टिलनेस बहुत जरूरी है. तो ये जो एक्सरसाइज है ना 1 मिनट वाला, ये बॉडी के स्टिलनेस में बहुत हेल्पफुल है. तो मेरे ख्याल से आप ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे इस एक्सरसाइज का. कुछ जानना चाहेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन? ओके. इसका इंटरप्रिटेशन ऑथर ने क्या समझाया है कि वो कहते हैं कि डिड यू अलाउ लेस देन ए मिनट, लेस देन ए फुल मिनट टू पास. आप सभी लोग ने अलाउ किया, मतलब 1 मिनट तक बैठे रहे. इफ सो हाउ लॉन्ग इट वाज, अगर ऐसा है तो कितना लंबा था? अ फ्यू सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, कितना था? इफ इट वाज ए फुल मिनट, कंसीडर हाउ दिस इफेक्ट्स. वो फिर पूछते हैं, ऑथर जानना चाहते हैं कि कैसा रहा. अगर आपने 1 मिनट किया, 1 मिनट से कम किया, तो आपका किस तरीके से आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि आपको क्या लग रहा है वो करने से, उसके बारे में वो कहते हैं कि आप लिखिए इस चीज को. आर यू अवेयर इन ए रश टू डू थिंग्स बिकॉज यू डोंट थिंक यू हैव एनफ टाइम? इफ सो व्हाट डज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज मीन टू यू? ये अपना एक्सपीरियंस, अनुभव शेयर करना है. फिर आगे कहते हैं, और डिड यू अलाउ मोर देन 1 मिनट?
ऐसा ही पूछते हैं कि 1 मिनट से अगर ज्यादा है तो वो कितना ज्यादा था। तो इस तरीके से इसका ये एक्सपीरियंस, मतलब 1 मिनट से ज्यादा भी आपने किया है तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है। फिर आगे कहते हैं वॉट एवर योर रिजल्ट वेयर, one of the purpose of learning mindfulness skill is to help you develop a more accurate awareness of all your moment to moment experiences, including your perception of time. ये इसके बारे में बता रहे हैं पर्पस क्या है करने के लिए, आपको हर एक मोमेंट में आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि आपको उस चीज को फील करना है। और फिर परसेप्शन ऑफ टाइम जो हमारा और आपका है ना, जो हमने क्लासिफाई किया हुआ है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी चेंज हो जाएगा। टाइम बेसिकली प्रेजेंट ही है, पास्ट हमारे मेमोरी का हिस्सा है, फ्यूचर भी हमारे मेमोरी का हिस्सा है। सो इफ यू वुड लाइक रिटर्न दिस एक्सरसाइज, वो कहते हैं आप इस एक्सरसाइज को करते रहिए अपने बॉडी को स्टिलनेस के मोड में रखने के लिए। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है एक्सरसाइज, वो उसके बारे में कहते हैं फोकस ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट। अभी हमने सिंगल मिनट के ऊपर फोकस किया, नाउ द ऑथर इज सजेस्टिंग यू टू फोकस ऑन सिंगल ऑब्जेक्ट। ये कहते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ बीइंग अनमाइंडफुल इज दैट योर अटेंशन वैंडर्स फ्रॉम वन थिंग टू द नेक्स्ट और फ्रॉम वन थॉट टू नेक्स्ट, and as a result you often get lost, distracted and frustrated. This exercise will help you focus your attention on a single object. ये अभी हम ना डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, तो काइंडली आप फिर ज्वाइन करिएगा, आई रिक्वेस्ट, ताकि एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हम सीख पाएंगे। 5 मिनट के बाद आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं।